मैं वर्षा डावर, सहायक आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय बयाना। आपने अपनी पिछली वीडियोज़ में शीत युद्ध के बारे में चर्चा की थी। शीत युद्ध का अर्थ, उसकी प्रकृति, शीत युद्ध के कारण, शीत युद्ध का विकास क्रम आदि के बारे में विस्तृत चर्चा की थी। आज हम शीत युद्ध के अंत के बारे में चर्चा करेंगे कि किस तरह से जो युद्ध 1945 से शुरू हुआ दो महाशक्तियों के बीच, जिसने संपूर्ण विश्व को दो खेमों में बांट दिया, उस शीत युद्ध का अंत कैसे हुआ, क्या कारण थे, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। एक लंबे समय तक अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को प्रभावित करने वाली शीत युद्ध की अवधारणा 1985 के बाद समाप्त होती दिखाई देने लगी। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद दोनों महाशक्तियों के बीच जो तनाव का वातावरण था, वह शांति के वातावरण में बदलता प्रतीत होने लगा। यद्यपि 1970 में भी कमी आई थी, लेकिन 1979 में अफगानिस्तान संकट ने इसके स्थायी अंत की संभावनाओं को धराशायी कर दिया और एक नए प्रकार के शीत युद्ध को फिर से जन्म दे दिया। लेकिन अपरिहार्य कारणों से अमेरिका और सोवियत संघ तथा इनके सहयोगी राष्ट्र अब विश्व में स्थायी शांति के प्रयास करने पर सहमत दिखाई देने लगे और अंत में अपने उद्देश्य में सफल भी हुए और शीत युद्ध का विश्व से सफाया होना भी अवश्यंभावी हो गया। इसके बाद हम शीत युद्ध की दिशा में जो प्रयास हुए अंत की दिशा में, उन प्रयासों की चर्चा करेंगे। 1985 में जेनेवा में एक बैठक हुई जिसमें परमाणु अप्रसार पर जोर दिया गया। दोनों ही देशों यानी अमेरिका और सोवियत संघ में सांस्कृतिक, शैक्षणिक, वैज्ञानिक और आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देने पर विचार किया गया। शीत युद्ध को कम करने का यह सर्वप्रथम प्रयास था जो स्थायी शांति की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। 1986 में अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत संघ के मिखाइल गोर्बाचोव के बीच आइसलैंड में वार्ता हुई। इसमें सामरिक हथियारों में 50% तक कटौती करने, यूरोप तथा एशिया में मध्यम दूरी के प्रक्षेपास्त्रों की संख्या कम करने और स्टार वार कार्यक्रम 10 वर्ष तक रोकने पर विचार हुआ। 9 दिसंबर 1987 को अमेरिकी राष्ट्रपति रोनाल्ड रीगन और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव के बीच INF संधि हुई, जिसके अनुसार 1139 परमाणु हथियारों को नष्ट करने पर दोनों देश सहमत हुए। यह दोनों देशों की एक तरफ से निशस्त्रीकरण का प्रथम और महत्वपूर्ण प्रयास था। इस संधि के अनुसार दोनों देश परस्पर निरीक्षण पर सहमत हुए। इस संधि ने दोनों देशों में लंबे समय से चले आ रहे तनाव के वातावरण में कुछ कमी की। 1 जून 1988 को दोनों देशों के बीच भूमिगत परमाणु विस्फोटक अंतर्महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम की सूचना एक दूसरे को देने की बात पर सहमति हुई। इसमें पारस्परिक सांस्कृतिक आदान प्रदान को भी सहमति दी गई। 8 दिसंबर 1988 को संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक में सोवियत राष्ट्रपति गोर्बाचेव ने पूर्वी यूरोप के देशों से अपने 5 लाख सैनिक वापस बुलाने की घोषणा की। 2 दिसंबर 1979 को अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज बुश और सोवियत संघ के राष्ट्रपति गोर्बाचेव के मध्य पूर्व मध्य सागर में एक वार्ता हुई। 9 नवंबर 1989 को बर्लिन दीवार को तोड़ दिया गया और दोनों देशों ने इस पर अपनी सहमति जता दी। 1 जुलाई 1990 को जर्मनी का एकीकरण हुआ और दोनों देशों ने अपनी सहमति की मुहर लगा दी। 8 सितंबर 1990 को राष्ट्रपति बुश और गोर्बाचेव के बीच हेलसिंकी में आपसी वार्ता हुई। दोनों ने इराक के दौरान कुवैत पर आक्रमण की निंदा की और संयुक्त राष्ट्र संघ को मजबूत बनाने पर सहमति जताई। 9 नवंबर 1990 को जर्मनी और सोवियत संघ ने परस्पर तनाव कम करने के लिए अनाक्रमण समझौता किया। इससे यूरोप में नई शांति की शुरुआत हुई। सोवियत संघ ने जुलाई 1991 को अपने सैनिक गठबंधन वार्सा पैक्ट की समाप्ति की घोषणा की। 31 जुलाई 1991 में दोनों देशों ने मॉस्को में एक बैठक बुलाई जिसमें सर्वाधिक खतरनाक और विनाशकारी हथियारों में कटौती के लिए स्टार्टअप संधि पर हस्ताक्षर किए गए। अक्टूबर 1991 में नाटो सदस्य देशों ने अपने परमाणु हथियारों में 80% कटौती करने की घोषणा की।
और 12 सितंबर 1991 को मॉस्को में दोनों महाशक्तियों ने अफगानिस्तान में शांति बहाल करने की बात पर समझौता किया। तो ये शीत युद्ध की दिशा में कुछ प्रयास थे जिनकी हमने चर्चा की। इसके बाद हम शीत युद्ध की समाप्ति के कारणों की चर्चा करेंगे कि ऐसे क्या कारण थे जिनकी वजह से शीत युद्ध को समाप्त होना पड़ा। पहले कारण की हम चर्चा करते हैं सोवियत संघ का विघटन। प्रथम विश्व युद्ध के बाद साम्यवादी क्रांति हुई 1917 में और सोवियत संघ एक शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आया। 1945 से 1991 तक विश्व संबंधों में एक महाशक्ति के रूप में सोवियत संघ का उदय हुआ। शेष राज्य उसके 3 बाल्टिक राज्य एस्टोनिया, लाटविया और लिथुआनिया तो पहले ही स्वतंत्र हो चुके थे। शेष राज्य भी एक एक करके स्वतंत्रता के लिए प्रयास करने लगे। आंतरिक आर्थिक और राजनीतिक समस्याओं के कारण इनको एक सूत्र में बांध कर रखना अब संभव नहीं था। इन्होंने मिखाइल गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियों का पूरा लाभ उठाया और राजनीतिक बिखराव को नहीं रोक सके। गोर्बाचेव की आर्थिक नीतियाँ साम्यवाद की हठधर्मिता, बाल्टिक राज्यों की भूमिका, मुक्त बाजार व्यवस्था, लोकतंत्र का आकर्षण आदि तत्वों ने सोवियत संघ के विघटन में योगदान दिया और इससे शीत युद्ध स्वतः ही समाप्त हो गया। सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन। 1945 के बाद सोवियत संघ लगातार अत्यधिक पैसा शस्त्र निर्माण और अंतरिक्ष अनुसंधान पर खर्च करता रहा। उसने अपने देश में से कई कारखाने और उत्पादन इकाइयों की स्थापना और विकास पर ध्यान नहीं दिया जिससे उसके व्यापार में वृद्धि हो, लोगों को रोजगार मिले, आर्थिक स्थिति मजबूत हो। उसकी पश्चिमी शक्तियों के साथ सामरिक प्रतिस्पर्धा ने उसे दिवालिया बना दिया। उसकी राष्ट्रीय आय लगातार घटती गई, निर्यात लगातार कम होता गया, उसका कृषि उत्पादन भी चौपट हो गया, श्रमिक हड़ताल करने लगे। खाड़ी युद्ध ने उसके शस्त्र निर्यात को और ज़्यादा आघात पहुंचाया। उसके लगातार गिरते उत्पादन ने लोगों में गरीबी और भ्रष्टाचार को जन्म दिया। लोगों की क्रय शक्ति कम हो गई। इस प्रकार सोवियत संघ के आर्थिक दिवालियापन ने शीत युद्ध के अंत की राह आसान कर दी। अगला है लोकतंत्रीय विचारधारा का अंत। साम्यवाद की हठधर्मिता ने जनता को लोकतांत्रिक विचारधारा की ओर जाने पर विवश कर दिया। जनता साम्यवादी अत्याचार से मुक्ति पाने को तैयार थी। जनता को 1991 में एक ऐसा अवसर मिल गया। पूर्वी यूरोप के देश स्वतंत्र निर्वाचन वाली बहुदलीय लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाने लगे। सोवियत संघ के सभी नवोदित स्वतंत्र राज्यों ने मिखाइल गोर्बाचेव के उदारवादी स्वभाव का फायदा उठाकर साम्यवाद को नष्ट कर दिया। सोवियत संघ में भी 1990 में साम्यवादी पार्टी पर प्रतिबंध लगा दिया गया और जन भावनाओं को व्यापक महत्व दिया गया। लोगों के मन पश्चिमी देशों के प्रति सहयोग और प्रेम की भावना का जन्म हुआ। साम्यवादी देश के रूप में पश्चिमी देशों के प्रति अविश्वास की भावना पूरी तरह समाप्त हो गई। मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था। 1990 में पूर्वी यूरोप के अधिकतर देशों ने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था के साथ साथ मुक्त बाजार व्यवस्था को भी स्वीकार कर लिया। आर्थिक विकास का कम्युनिस्ट मॉडल अप्रासंगिक प्रतीत होने लगा। केंद्रीकृत अर्थव्यवस्था ने जनता की क्रय शक्ति में कमी कर दी। मिखाइल गोर्बाचेव के उदारवादी कार्यक्रम में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को प्रमुख स्थान दिया गया। गोर्बाचेव ने स्वयं अपनी नीति की घोषणा की। लोगों को लंबे समय से चली आ रही मांगें अब पूरी होने लगी। इससे सोवियत संघ और पश्चिमी देशों में व्यापार में वृद्धि होने लगी और G7 देशों से भी उसे आर्थिक सहायता प्राप्त होने की संभावना में वृद्धि हुई। अमेरिका तथा जर्मनी ने सोवियत संघ को आर्थिक मदद देकर जनता के मन में अपने प्रति चली आ रही वैमनस्य की भावना को समाप्त कर दिया। जनता ने अपने साम्यवादी नेताओं और उनके आर्थिक कार्यक्रमों की आलोचना करनी शुरू कर दी और उनकी मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था का स्वप्न पूरा हुआ और अंत में शीत युद्ध का भी अंत हुआ। अगला है गोर्बाचेव की उदारवादी नीतियाँ। 1985 में सत्ता में आने के बाद मिखाइल गोर्बाचेव ने अमेरिका के साथ शांतिपूर्ण सहस्तित्व पर जोर दिया। उसने शीत युद्ध को समाप्त करने के लिए अमेरिका के साथ कम और मध्यम दूरी तक मार करने वाले प्रक्षेपास्त्रों को नष्ट करने वाली संधि यानी INF पर हस्ताक्षर किए। उसने ग्लासनोस्त और पेरेस्त्रोइका की नीति लागू की। उसने अंतर्राष्ट्रीय व राष्ट्रीय जगत में नई व्यवस्था की शुरुआत की। उसकी इस नीति ने सोवियत संघ में अलगाववाद की प्रवृत्ति को जन्म दिया। उसने पूर्वी यूरोप के देशों की स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र का
भी समर्थन करके अपने उदारवादी कार्यक्रम को स्पष्ट किया। उसने वार्सा पैक्ट को भंग करने की घोषणा की। भ्रष्टाचार व आर्थिक पिछड़ेपन का शिकार जनता ने उसकी उदारवादी नीतियों का भरपूर फायदा उठाया और स्वतंत्रता के लिए आंदोलन शुरू कर दिया। इससे सोवियत संघ का विघटन हुआ और इस विघटन ने शीत युद्ध का भी अंत कर दिया। इस प्रकार सोवियत संघ के अवसान, गोरबाचोव की उदारवादी नीतियाँ, सोवियत संघ का आर्थिक दिवालियापन, लोगों का लोकतंत्र के प्रति बढ़ता रुझान आदि ने शीत युद्ध को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। वार्सा पैक्ट समाप्त कर दिया गया और अमेरिका के साथ सहयोग व शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की भावना में वृद्धि होने लगी। लंबे समय से चला आ रहा तनाव समाप्त हुआ और अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत हुई। अब हम पढ़ते हैं शीत युद्ध के अंत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ा। इससे विश्व शांति का आधार मजबूत हुआ। जो तनाव चला आ रहा था 1945 से 1991 तक, वह अब तनाव और वैमनस्यता की स्थिति समाप्त हुई और विश्व शांति का आधार स्थापित हुआ। इसमें विश्व में आतंक के संतुलन के स्थान पर हितों का संतुलन स्थापित हुआ और तृतीय विश्व युद्ध की संभावना को भी समाप्त कर दिया। विश्व में अब सुरक्षा और विचारधारा के स्थान पर व्यापार और पूंजी निवेश के मुद्दों का विकास होने लगा। सोवियत संघ तथा पश्चिमी राष्ट्रों में पारस्परिक सहयोग की भावना में वृद्धि हुई। सोवियत संघ को अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक की सदस्यता प्रदान की गई। निशस्त्रीकरण के प्रयासों में वृद्धि हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की भूमिका में वृद्धि हुई और अमेरिका विश्व में एक प्रमुख शक्ति बनकर उभर कर सामने आया। इस प्रकार शीत युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को नए ढंग से निर्धारित करने के लिए विवश कर दिया। इससे अंतर्राष्ट्रीय जगत में अमेरिकी दादागिरी को बढ़ावा मिला। उसका प्रमुख प्रतिद्वंदी सोवियत संघ अब इस स्थिति में नहीं था कि वे अपनी शत्रुता जारी रख सके, लेकिन उसकी दादागिरी अधिक लंबे समय तक नहीं चल सकती। आज अनेक देश आर्थिक व सैनिक दृष्टि से प्रमुख शक्तिशाली देश के रूप में उभर कर सामने आ रहे हैं। इस प्रकार शीत युद्ध का जो आपका चैप्टर है, अध्याय है, वो कंप्लीट हुआ। धन्यवाद।